नमस्ते। आज की इस चर्चा में हम सीधे उस मुद्दे की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने पूरे देश को हिला कर रख दिया है। हम बात कर रहे हैं हाल ही में हुए एनटीए पेपर लीक मामले की। सोर्स मटेरियल के आधार पर आज हम एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की जवाबदेही, इसके काम करने के तरीके और उन बड़ी खामियों का विश्लेषण करेंगे जिन पर इस वक्त सबसे ज्यादा सवाल उठ रहे हैं। हमारा मकसद इन दावों और जमीनी तथ्यों को बिल्कुल साफ साफ समझना है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। जरा इस दावे पर गौर करिए, सिस्टम 10 कदम आगे है और गलती की गुंजाइश एकदम जीरो है। सोच के मुताबिक परीक्षा से ठीक पहले एनटीए ने सोशल मीडिया पर इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये बयान जारी किया था। उन्होंने दावा किया कि उनका सिस्टम पूरी तरह से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस है और सुरक्षा की इतनी सारी परतें हैं कि पेपर लीक होने का तो कोई चांस ही नहीं है। मतलब सुनने में तो सब एकदम परफेक्ट लग रहा था, है ना? लेकिन असलियत वो तो कुछ और ही कहानी बयां कर रही थी। सोर्स ये साफ तौर पर उजागर करता है कि इन तमाम हाईटेक दावों के बावजूद पेपर बाहर से हैक नहीं हुआ था, बल्कि ये उसी अंदरूनी पैनल के जरिए लीक हो गया जिसे खुद पेपर सेट करने की जिम्मेदारी दी गई थी। सच कहूं तो ये बहुत ही साफ तरीके से दिखाता है कि बाहरी दिखावे और जमीनी हकीकत में कितना बड़ा अंतर हो सकता है। तो आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन अहम पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, एनटीए के दावे बनाम हकीकत। दूसरा, लीक का तरीका। तीसरा, संस्थागत जवाबदेही। चौथा, वो समाधान जिन्हें अनदेखा किया गया। और पांचवा, इसके व्यवस्थागत और राजनीतिक परिणाम। चलिए हमारे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, एनटीए के दावे और उनकी असली हकीकत। देखिए, एक तरफ तो एनटीए सोशल मीडिया पर यह पूरा माहौल बना रहा था कि भाई हमारे पास तो लेटेस्ट एआई है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी है। लेकिन दूसरी तरफ जमीनी हकीकत बिल्कुल उलट थी। सोर्स इस बात की कड़ी आलोचना करता है कि एजेंसी इस बात से पूरी तरह बेखबर थी कि उनके अपने ही पैनल के प्रोफेसर एक बड़े लीक की साजिश रच रहे हैं। मतलब यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या पूरा ध्यान सिर्फ अपनी पीआर इमेज सुधारने पर था और अंदरूनी निगरानी पर किसी का ध्यान ही नहीं गया। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर कि ये लीक असल में हुआ कैसे, इस अपराध का नेटवर्क कैसे काम कर रहा था। सोर्स बताता है कि ये पूरा नेटवर्क बहुत ही एकदम बेसिक लेवल पर काम कर रहा था, कोई हाईटेक हैकिंग नहीं। सबसे पहले बॉटनी और जूलॉजी के पेपर सेट करने वाले पैनल के 2 प्रोफेसरों ने सवालों को निकाल लिया। उसके बाद एक ब्यूटी पार्लर चलाने वाली महिला ने बिचौलिए का काम किया। और फिर क्या, परीक्षा से करीब 1 हफ्ते पहले पुणे के एक घर में छात्रों को बिठाकर 10-10 लाख रुपए में ये सवाल रटवाए गए। जरा सोचिए, एजेंसी के हाईटेक दावों के सामने ये जमीनी अपराध कितना साधारण और सीधा था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये सब कहां चल रहा था। सोर्स के डेटा के मुताबिक 5 राज्यों जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे और अहिल्यानगर से कुल 10 गिरफ्तारियां हुईं। इनमें लातूर और पुणे के प्रोफेसर प्रहलाद कुलकर्णी और मनीषा मांड्रे जैसे नाम शामिल हैं। बिचौलिया में वही पार्लर चलाने वाली मनीषा वाघमारे और कुछ करियर काउंसलर भी पकड़े गए। और तो और महाराष्ट्र में एक मशहूर कोचिंग सेंटर है जिसे लोग डॉक्टर फैक्ट्री कहते हैं, उसके संस्थापक शिवराज मोटेगांवकर को भी गिरफ्तार किया गया। ये सब साफ दिखाता है कि ये कोई छोटी मोटी चोरी नहीं थी, बल्कि शिक्षाविदों और व्यवसायियों का एक पूरा सुनियोजित गठजोड़ था। चलिए अब इस मुद्दे को थोड़े बड़े नजरिए से देखते हैं, यानी हमारी तीसरी थीम, संस्थागत जवाबदेही या स्ट्रक्चरल अकाउंटेबिलिटी। सोर्स यहाँ एनटीए के बेसिक स्ट्रक्चर पर ही एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। जरा तुलना करके देखते हैं। 2018 से पहले जो सीबीएसई परीक्षा कराती थी वो एक वैधानिक संस्था है जिसके पास अपने परमानेंट कर्मचारी हैं और जिनकी सख्त सरकारी ऑडिट होती है। वहीं दूसरी तरफ एनटीए को सोसाइटीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई स्पोर्ट्स या फुटबॉल क्लब रजिस्टर होता है। कॉन्ट्रैक्ट वाले कर्मचारियों पर हद से ज्यादा निर्भरता और कोई सीएजी ऑडिट का न होना, आलोचक इसी बुनियादी ढांचे को पूरे विवाद की जड़ मानते हैं। अब जरा इस नंबर पर ध्यान दीजिए, 450 करोड़ रुपए। जी हाँ, सोर्स के अनुसार एक राजनीतिक दल ने आरोप लगाया है कि एनटीए ने पिछले 6 सालों में सिर्फ परीक्षा फीस के जरिए लगभग 450 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये वाकई में सोचने वाली बात है। क्या देश के भावी डॉक्टर और इंजीनियर चुनने वाली एक टेस्टिंग एजेंसी को इस तरह मुनाफा कमाने वाली संस्था के रूप में काम करना चाहिए?
स्ट्रक्चर के अलावा काम करने के तरीके और लीडरशिप पर भी सोर्स ने कुछ गंभीर सवाल रखे हैं जिन्हें हमें निष्पक्ष रूप से देखना चाहिए। पहला तो वही स्थायी कर्मचारियों की कमी। दूसरा पॉइंट बहुत ही हैरान करने वाला है। जब जून 2024 में ये लीक सामने आया तो पता है जांच कमेटी का अध्यक्ष किसे बनाया गया? खुद एनटीए के चेयरपर्सन प्रदीप जोशी को। आलोचक इसे सीधे तौर पर हितों का टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट मानते हैं। इसके साथ ही विपक्षी दलों का ये भी आरोप है कि ऐसी अहम संस्थाओं में जो टॉप लेवल की नियुक्तियां हो रही हैं वो योग्यता के बजाय वैचारिक और राजनीतिक झुकाव देखकर की जा रही हैं। हमारा चौथा पॉइंट है अनदेखे समाधान। वो कौन से सुझाव थे जो इस पूरे सिस्टम को सुधार सकते थे लेकिन लागू नहीं हुए? अब देखिए, शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार ने इसरो के पूर्व अध्यक्ष के राधाकृष्णन कमेटी के सभी सुझावों को लागू कर दिया है, लेकिन सोर्स में जिस खोजी रिपोर्ट का हवाला दिया गया है वो कुछ और ही बताती है। रिपोर्ट के मुताबिक फिजिकल पेपर की जगह एन्क्रिप्टेड डिजिटल पेपर का इस्तेमाल, एनटीए के खुद के 1000 एग्जाम सेंटर बनाना और सबसे जरूरी स्थायी और जवाबदेह कर्मचारी रखना, कमेटी के इन सबसे अहम सुझावों को कथित तौर पर पूरी तरह से इग्नोर कर दिया गया। और अब आते हैं अपने आखिरी और सबसे अहम सेक्शन पर, इसका पूरा व्यवस्थागत और राजनीतिक असर। 89 ये सिर्फ कोई रैंडम नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक मुख्य विपक्षी नेता का दावा है कि पिछले 10 सालों में हमारे देश में 89 पेपर लीक हुए हैं और इसका असर लगभग 2 करोड़ युवाओं के भविष्य पर पड़ा है। ये आंकड़ा साफ तौर पर बताता है कि ये समस्या सिर्फ नीट तक सीमित नहीं है बल्कि एक बहुत बड़ी बीमारी बन चुकी है। और जाहिर है इस पर राजनीति भी पूरी तरह गर्मा चुकी है। विपक्ष जहां सीधे शिक्षा मंत्री का इस्तीफा मांग रहा है, वहीं मंत्रालय ने किसी भी तरह की सिस्टमैटिक फेलियर से इनकार कर दिया है और कहा है कि वो राजनीतिक सवालों के जवाब नहीं देंगे। दिलचस्प बात यह है कि सोर्स इस पूरे हालात की तुलना मध्य प्रदेश के पुराने और कुख्यात व्यापम घोटाले से करता है। आपको याद होगा, व्यापम केस में 40 से ज्यादा संदिग्ध मौतें हुई थी। ये तुलना हमें याद दिलाती है कि हमारे देश में परीक्षाओं में होने वाली इस तरह की धांधली का एक लंबा और अनसुलझा इतिहास रहा है। तो इन सब बातों को देखकर सोर्स का असली मैसेज क्या निकल कर आता है? वो ये है कि अब ये बहस सिर्फ एक एग्जाम पेपर के लीक होने की नहीं रह गई है। ये पूरे देश के क्रेडेंशियल सिस्टम यानी डिग्रियां और योग्यता तय करने वाली व्यवस्था की साख का सवाल बन गया है। सोर्स एक बहुत गहरी चिंता जताता है कि शायद एक समाज के तौर पर हम इस तरह की संस्थागत गिरावट के आदी होते जा रहे हैं, जो कि बेहद खतरनाक है। इस एक्सप्लेनर को खत्म करने से पहले मैं आप सभी के सामने एक सवाल छोड़ना चाहता हूँ। क्या बार बार होने वाले ये पेपर लीक्स सिर्फ एक प्रशासनिक चूक हैं या फिर ये हमारी पूरी व्यवस्था और नैतिकता की एक बहुत बड़ी विफलता की ओर इशारा करते हैं, खासकर तब जब बात हमारे भविष्य के डॉक्टरों को चुनने की हो? इस पर जरूर सोचिएगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही सीखते रहिए और सवाल पूछते रहिए।